Then we have to study the thermodynamics. The branch thermo means heat, dynamic means motion. The branch of physics means the heat which produces the motion. That is the thermodynamics. और मोशन प्रोड्यूस कैसे होता है? हीट एक्सपैंड कर देती है गैसियस मॉलिक्यूल्स को, तो मोशन में आ जाता है पिस्टन. तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the conversion of heat into work and work into heat. तो जो वर्क होता है एक तरह का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट. थर्मोडायनामिक ये तीन इसके वेरिएबल्स होते हैं जिस पर यह वर्क करता है. थर्मोडायनामिक वेरिएबल, थर्मोडायनामिक वेरिएबल. पीबीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए मीन्स हीट इज सप्लाइड, देन व्हाट हैपेंस? वॉल्यूम एक्सपैंड्स. मतलब प्रेशर increases, as a result volume increases. So these are known as all are interdependent. एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं, म्यूचुअली डिपेंड करता है. एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. पी बी डी पी, इस पर एक रिलेशन पी बी इज इक्वल टू आर टी. सिचुएशन पी बी इज इक्वल टू आर टी. इसी पर हमारा सिस्टम वर्क करता है. पूरा इंजन का पूरा बेस है पी बी टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. यही जो है ये हमारा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, यही हमारा थर्मोडायनामिक वेरिएबल. और इस पर थर्मोडायनामिक वेरिएबल में अगर हम हीट को सप्लाई करें, सपोज 1 मोल आइडियल गैस इज टेकन इन ए सिलेंडर हीटेड विथ ए पिस्टन. अगर एक पिस्टन लगा हुआ है, इफ हीट इज सप्लाइड टू दिस गैस, व्हेन हीट इज टेकन बाय दिस सिस्टम, अगर यह सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड द गैस एक्सपैंड्स, पिस्टन मान लेते हैं एक्सपैंड होकर के यहाँ से इनिशियली वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है. It expands from V1 to V2. If piston displaced a distance dx, then since the piston expands means the gas expands, so volume increases. So work done on the system. ये जो है सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, मतलब ये सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है. तो इसमें साइन कन्वेंशन लेते हैं पीबीटी में. साइन कन्वेंशन, हीट निगेटिव. हीट का साइन कन्वेंशन होता क्या है? व्हेन हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, देन दिस इज नोन एज द मीन्स व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, द हीट इज टेकन पॉजिटिव. हीट को पॉजिटिव कब लेंगे, हीट को निगेटिव कब लेंगे? वर्क को पॉजिटिव कब लेंगे, वर्क को निगेटिव कब लेंगे? तो साइन कन्वेंशन इसको देख लेना. हीट, व्हेन, नोट डाउन, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, देन हीट इज टेकन पॉजिटिव. Heat is taken positive. When heat is absorbed by the system, then heat is taken positive. And when heat is given by the system, when heat is given by the system, then heat is taken negative. अगर इसको अचानक कंप्रेस कर दिया जाए तो गैसियस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से जो हीट जनरेट होगी वो हीट इसकी इंटरनल हीट होगी, और दैट इज गिवन टू द सिस्टम, देन दैट इज नोन एज द हीट इज टेकन नेगेटिव.
जब बाहर से हीट एब्जॉर्ब किया जाए तो दैट हीट इज टेकन पॉजिटिव, लेकिन अगर अंदर से ही हीट अगर दिया जाए विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट देन हीट इज टेकन नेगेटिव. हीट वर्क देखना. When the gas expands after taking the heat, when gas expands after taking the heat, then work done is taken positive. Work done is taken positive. Gas expands, then work done is taken positive. मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम, सपोज इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2, वर्क डन, वी नो दैट वर्क डन इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट dx, F इनटू dx, एंड F इज इक्वल टू PA. एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज A, प्रेशर अप्लाई दैट इज P, देन इट इज PA dx. एरिया बेस इनटू हाइट, that be A dx, that will be volume P dB. This is equal to P dB. इतनी बात समझ में आ रही होगी. एरिया बेस इनटू हाइट कितना एक्सपैंड हुआ dx. सो दिस P dB ये हमारा वर्क डन आ जाएगा. और टोटल वर्क डन अगर कैलकुलेट करना, इफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम V1 टू V2, तो टोटल वर्क डन दिस इज इक्वल टू from V1 to V2 PdB, from V1 to V2 PdB. अगर V1 से V2 अगर एक्सपेंड कर जाए तो ये नेट वर्क डन इट इज फ्रॉम V1 टू V2 PdB. तो ये हमारा वर्क डन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. इट मीन्स व्हेन द गैस एक्सपेंड्स, इसको कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है. कोई चीज अगर रखी है तो उसको लेकर के उठ जा रहा है, मीन्स इट इज वर्क डन. जब वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क इज पॉजिटिव, देन वर्क डन बाय द सिस्टम. W वर्क डन इज पॉजिटिव, दिस इज नोन एज द वर्क डन बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम. और when the volume, when gas is compressed, means volume decreases, note down, when the gas is compressed, that is volume decreases. When gas is compressed, that is volume decreases, then work is done on the system and the work done is taken negative. When gas is compressed, that is volume decreases, then work is done on the system. तब हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, then work done is taken negative. Work done is taken negative. इंटरनल एनर्जी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे. हीट हो गया, वर्क हो गया, इंटरनल एनर्जी. टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द इंटरनल एनर्जी, and the internal energy depends upon the temperature. Note down, total kinetic and the potential energy of the system is known as the internal energy. Known as the internal energy. The internal energy depends upon the temperature. That is, if the temperature increases, the internal energy is positive.
When temperature increases, the internal energy is positive. And when the temperature decreases, then the internal energy is negative. Now we will study the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Thermodynamics. What is the first law here? You have to see. Here A and B, इसको हम एडियाबेटिक वॉल कहते हैं. Two system A and B are in thermal equilibrium with the third system C. Here see adiabatic wall. इसको डायथर्मिक वॉल कहते हैं. डायथर्मिक. Try to understand. Here there are the three chambers in which gas is filled. Here adiabatic wall means no heat can transfer from A to B. Diathermic means heat can be transferred from A to C and B to C. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि if two systems are in thermal equilibrium with a third system, then the two system will be also in the thermal equilibrium. According to first law of thermodynamics, you can note down. If two systems, according to first law of thermodynamics, if two systems are in thermal equilibrium with another system, if two systems are in thermal equilibrium with another system, then the two systems will be also in thermal equilibrium. Then the two systems will be also in thermal equilibrium. Two systems will also be in thermal equilibrium. Suppose two systems A and B are in thermal equilibrium with a third system C. Two systems A and B are in thermal equilibrium with a third system C, that is temperature of A is equal to temperature of C. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम. एंड टेम्परेचर ऑफ B इट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C. देन TA temperature of A is equal to temperature of B. The first law of thermodynamics gives the concept of temperature. The first law of thermodynamics gives the concept of temperature. Gives the concept of temperature, that is all the systems which are in thermal equilibrium
systems which are in thermal equilibrium always will be on same temperature. Always will be on same temperature. दुनिया के जितने भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं तो उनका टेम्परेचर हमेशा सेम होगा. हियर इट इज एडियाबैटिक, मतलब नो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी. हियर इट इज डाइथर्मिक, मीन्स हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम बी टू सी एंड फ्रॉम ए टू सी. तो ये इसका टेम्परेचर इसके बराबर, इसका टेम्परेचर इसके बराबर. इन दैट केस ए एंड बी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ. तो सॉरी एक मिनट लिख देना, एक्चुअली फर्स्ट लॉ इसके बाद जीरोथ लॉ, इसका नाम जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ, दूसरा ये जीरोथ लॉ. ये फर्स्ट लॉ के पहले खोजा गया. नो डाउन दिस लॉ वाज, हाँ इसको जीरो कहते क्यों? हाँ हाँ इसको जीरोथ लॉ है. जीरोथ लॉ के बाद फर्स्ट लॉ आता है. हाँ इसको फर्स्ट लॉ की जगह लिख देना जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स. हाँ इसके बाद फर्स्ट लॉ आएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दिस लॉ इज नोन एज द जीरोथ लॉ because it gives the concept of the fundamental quantity nature. It gives the concept of fundamental quantity temperature. Temperature हमारा fundamental quantity. It was discovered after the first law. It was discovered after the first law. नहीं ये मैं बता दूं, ये फर्स्ट लॉ के बाद खोजा गया था. लेकिन ये चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी को बताता है, इसीलिए फर्स्ट के बाद वाला नाम ना दे करके इसे जीरोथ नाम दिया गया. वही जब मैं उसको देखने लगा तो मुझे लगा कि फर्स्ट लिखा हुआ, तब मेरा दिमाग गया तो फर्स्ट. हाँ ये जीरोथ लॉ. तो ये जो है फंडामेंटल, इट वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द फर्स्ट लॉ. सिंस इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, इट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. So the name was given at the zeroth law of thermodynamics. ध्यान रखो, ये फर्स्ट लॉ के बाद खोजा गया था, बताया गया था. लेकिन ये चूंकि ये कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, so name was given as the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. इंडिकेटर डायग्राम पढ़ेंगे. देखो इंडिकेटर डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम. अब फर्स्ट के बाद कोई चीज खोजा जाएगा और उसका पोजीशन पहले रहेगा तो उसको कुछ नाम करके जीरोथ कर दिया गया था. जीरो, इसलिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Now the indicator diagram. Indicator diagram. Here. Indicator diagram. A diagram which is drawn between any two thermodynamic variable. A diagram which is drawn between any two thermodynamic variable is known as the indicator diagram. Is known as the indicator diagram. थर्मोडायनामिक वेरिएबल, हमारे पास 3 थर्मोडायनामिक वेरिएबल हैं पीवीटी. तो किसी दो के बीच अगर एक ग्राफ बनाया जाए, दैट इज नोन एज द इंडिकेटर डायग्राम. इसको हम पीवी डायग्राम अगर बनाते हैं, पीवी डायग्राम ऐसे का
PV diagram. Here you see pressure and volume. What it means? Volume increases, pressure decreases. So when the volume expands, the work done is positive. ये ध्यान में रखना, वर्क डन इज पॉजिटिव. हमने बताया भी था कि वर्क डन होता कितना है, PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. तो ये हमारे पास ये PV डायग्राम gives the information of the work done. PV diagram gives the direction and quantity of work done. Gives the direction and quantity of work done. डायरेक्शन का मतलब अगर एक्सपैंड हो रहा है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, और अगर ये कंप्रेस हो रहा है, here you see it is anti-clockwise, it is clockwise. PV diagram, this is expansion. Here it is compression. Expansion, here it is compression. यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है तो इस केस में वर्क डन विल बी नेगेटिव. ध्यान में रखना, दिस इज वर्क डन इज नेगेटिव. यहाँ पे वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज देयर एक्सपेंशन टेक प्लेस एंड हियर द कंप्रेशन टेक प्लेस. एरिया अंडर द PV diagram gives the work, amount of work. Area under PV diagram gives amount of work. Amount of work. Area under PV diagram gives amount of work. इसी बेस पर साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या है? हमारा जो इंजन का सिस्टम है इस साइक्लिक प्रोसेस है. व्हेन द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर वेरिएबल चेंज, देन दैट इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस. हमारा इंजन एक्सपेंड करता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर एक्सपेंड करता है, ये प्रोसेस चलता रहता है. इसे ही हम कहते, और एक साइकिल में, उसको एक साइकिल कहते हैं. तो उसी साइकिल में, हर साइकिल में वह वर्क करता है. तो हमारा इंजन, उसी को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. और यह साइक्लिक प्रोसेस नहीं, ये केवल एक्सपेंड हो रहा है, ये केवल कंप्रेस हो रहा है. अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है. Here it is the anti-clockwise, it is the clockwise. Here expansion, this is compression. In cyclic process, expansion and compression both take place. So here we will study the cyclic process. Cyclic process देखना क्या होता है. Cyclic process. This cyclic process here expands, compressed, but expansion is more than the compression. Expansion शो कर रहा है, expansion, and here is the compression.
Here, note down, if the system returns to its initial position after some change taking place is known as cyclic process. If the system returns to its initial position after taking some change is known as the cyclic process. एक सिस्टम कुछ चेंज के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पे लौट आए तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. हम जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम. सिस्टम एक्सपैंड्स एंड देन इट इज कंप्रेस्ड. पहले जिस पोजीशन में था वहाँ से एक्सपैंड हुआ, चेंज के बाद फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है. इसे ही हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. और वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, work done in cyclic process, work done in cyclic process. देखना, when the expansion take place from A to B, then work done it is equal to here A x B C D. दिस एरिया माइनस दिस एरिया का वर्क डन. तो ये वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन इट इज इक्वल टू पीवी डायग्राम की जो एरिया होती है दैट गिव्स द वर्क डन. तो वर्क डन इट इज इक्वल टू वर्क डन इन एक्सपेंशन, वर्क डन इन एक्सपेंशन. Here it is equal to area of A x B C D. Here A x B C D. इसको हम W1 करें. वर्क डन इन कंप्रेशन, वर्क डन इन कंप्रेशन. वर्क डन इन कंप्रेशन. तो कंप्रेशन पे जो वर्क डन होगा इट इज W2, इट इज इक्वल टू A y B C D. एरिया ऑफ A y B C D. Therefore net work done by the system, therefore net work done by the system, net work done by the system, net work done by the system, W it is equal to W1 minus W2, means area of ABC AXBCD upon minus area of AYBCD. X B C D minus area A Y B C D, area A Y B C D. It is equal to area of AX B C A, area of closed loop, area of क्लोज्ड लूप. ये क्लोज्ड लूप कौन कौन होगा? ए एक्स बी वाई ए, ए एक्स बी वाई ए. कहने का मतलब साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है क्लोज्ड लूप होता है. क्लोज्ड लूप की जो एरिया होती है दैट गिव्स द वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस.
this is the work done in a cyclic process. इस साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह के इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इस तरह का ट्रायंगल बना दिया जाए, P है और तो इस तरह का अगर रहता है तो व्हाट विल बी नेट वर्क डन, तो इसको हम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल दैट गिव्स द वर्क डन, प्रेशर वगैरह दिया रहता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम इसका वर्क डन, इसकी एरिया निकाल लेते हैं, दैट गिव्स द वर्क डन। ये साइक्लिक प्रोसेस है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं। तो ये हमारा होता है साइक्लिक प्रोसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट के बेस पर ही गैस का रोल होता है कि कितना हीट को एब्जॉर्ब करता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हैव यू हर्ड द नेम? क्या होता है? Increase the heat of 1 mole substance by 1 degree. The heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or Kelvin per unit mass. Heat content of a system at constant volume capacity. क्या चीज? Heat content. नहीं बोल लो, जो भी आता सब। Heat content of a system at constant volume, constant temperature, constant pressure. देखो स्पेसिफिक हीट का एटमॉस्फेयर में बहुत रोल है। स्पेसिफिक हीट का सिंपल सा मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास को 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 kg भी हो सकता है। तो ऐसे ही किसी भी यूनिट मास का तो अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius is known as the specific heat. Try to understand specific heat. स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि हर मटेरियल की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अलग अलग हीट कैपेसिटी होती है, हीट लेने की क्षमता अलग होती है। पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा माना जाता है। ये मतलब लोहा तुरंत गर्म हो जाता है, पानी देर में गर्म होता है अगर आग में डालो तो। क्यों? क्योंकि उसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको पानी को ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए पानी बोतल में रख के सेकाई वगैरह के काम में किया जाता है। किसी लोहे से नहीं सेका जाता कि पानी से इसलिए सेका जाता है कि वह स्पेसिफिक हीट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, और जब स्पेसिफिक हीट उसकी मतलब हीट गेन कैपेसिटी अगर अधिक है तो वह देर में रेडिएट भी करता है। लोहा तुरंत गर्म होता है तो तुरंत ठंडा भी होता है। स्पेसिफिक हीट पानी की जो होती है वो लेने के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत होती है, इसलिए वो देर तक रेडिएट भी करता है, तो इसीलिए उससे सेकाई वगैरह करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट के कारण ही सन की जो टेम्परेचर जो हीट है लगातार लाइट सब पर इक्वली पड़ता है। लेकिन देखो पानी नहीं गर्म होता, धरती गर्म हो जाती है, इसलिए कि धरती के स्पेसिफिक हीट, धरती मैंने जानते हो अर्थ, तो ये जो है इसका जो स्पेसिफिक हीट है कम है, ये जो अर्थ है ये जल्दी गर्म हो जाता है टेम्परेचर। लेकिन लोग सेम इक्वल, वही पानी भी सेम टेम्परेचर पे है, माने सेम हीट अमाउंट ऑफ हीट इज फॉलिंग इक्वली ऑन द वाटर एंड ऑन द ग्राउंड, बट ड्यू टू स्मॉलर स्पेसिफिक हीट of the earth temperature rises quickly than the water. वाटर देर में गर्म होता है, इसीलिए नहा करके लोग सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उसका कम होता है, देर में गर्म होता है, टेक्स लॉन्गर टाइम। जबकि अर्थ जल्दी गर्म हो जाती है। जबकि अगर डेप्थ मेजर किया जाए तो अर्थ का डेप्थ बहुत है, पानी का उतना नहीं है, लेकिन वह जल्दी गर्म नहीं होता, उसकी स्पेसिफिक हीट अधिक होती है,
तो स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट. Amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius is known as the specific heat. Known as the specific heat. मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए यूनिट मास के सब्सटेंस पे 1 ग्राम पानी ले लिया जाए, 1 ग्राम आयरन या और कोई मटेरियल, तो आयरन के लिए कम स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, वाटर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत पड़ती है. तो उसे स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स. सेम सिचुएशन, एक व्यक्ति जल्दी गर्म हो जाता है, एक व्यक्ति कूल बना रहता है, सेम सिचुएशन होती है. सेम तरह की सिचुएशन हो, एक व्यक्ति तुरंत विस्फोट कर जाता है. विस्फोट का मतलब हाँ टेम्पर में आ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो ये भी तो स्पेसिफिक हीट है. पेशेंस का जो स्तर है सबका अलग अलग. ऐसे ही हर मटेरियल का स्पेसिफिक हीट अलग अलग. 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कोई बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, कोई देर में गर्म होता है. तो ये स्पेसिफिक हीट समझ में आ रहा है ना, इसका प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस यही है. अच्छा.